अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और काम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मेरा ख़्याल है कि जो लोग हर वक्त कामों में बिज़ी रहते हैं और काम को इतना सर पे सवार कर लेते हैं ना, उनके काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे मेरी ऐसी ही सेम कंडीशन बनी हुई है। घर की क्लीनिंग को तो इतना मेरे लिए टायरिंग काम नहीं है, लेकिन ये जो कपड़े जमा कर रही हूँ ना मैं उनको धोना बहुत काम है। हालांकि ये ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि डेली इतने कपड़े कहाँ से जमा हो जाते हैं। मैं कपड़े धोती हूँ, फिर कपड़े जमा हो जाते हैं और ये सिलसिला जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और रूटीन के कपड़े नहीं होते, ढेरों ढेर कपड़े हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों है। खैर, काम तो जो जो है ना वो करना ही करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है काम ना करने का। तो यहाँ पर सुबह सुबह ही ना मैंने एक लॉट लगा दिया था। मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी आज, तो मैंने फिर एक लॉट लगा दिया था। टॉवल्स जमा हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मशीन में कर दूँ। बाकी ये कि पानी का भी थोड़ा एहतियात करना पड़ता है, पानी को बहुत ज़्यादा हमने कंज्यूम नहीं करना कि ये ना हो फिर हम लोग बैठे रहें अपने डेली जो भी रूटीन है उससे। तो यहाँ पर मैं आज आ गई थी ऊपर वाले जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर, जहाँ पर हमारा हम लोग सोते हैं, ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और आज इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है। बेसमेंट भी मैंने साफ़ करवा लिया था, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, रियली सॉरी। लेकिन ये कि अब आज मुझे करनी थी ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं और साथ साथ कुछ चिट चैट भी हो जाए, कुछ बातें भी हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रूम को समेटना था और साथ साथ मैंने बेडिंग्स वगैरह चेंज करनी थी। बेडिंग्स आज इसलिए चेंज कर रही हूँ, वैसे तो ऑफ़ कोर्स ये वाली बेडशीट काफ़ी देर हो गई है बिछी हुई है, तकरीबन महीना ही हो गया। जब से फैसलाबाद से आए थे फिर मैंने ये 2-3 दिन बाद ही ये वाली बेडशीट बिछा दी थी, तो धोई नहीं थी, क्योंकि ये थोड़ी कोज़ी कोज़ी सी है और बच्चों के रूम के हिसाब से भी बड़ी परफेक्ट थी। इस वजह से मैंने फिर चेंज ही नहीं की। तो बस मैंने ये वाली बिछाई हुई थी और यहाँ पर आज मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि कल आ रहे हैं मेरे ससुराल वाले। माशाल्लाह 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 सब लोग आ रहे हैं। अब्बू आ रहे हैं, मेरे एक देवर हैं वो, उनकी वाइफ और उनकी एक बेटी, और मेरी 2 नंदें और एक नंद का बेटा भी है साथ में। तो माशाल्लाह काफ़ी फैमिली जमा हो जाएगी। और एक बहनोई भी हैं, वो हमें फ्राइडे को ज्वाइन करेंगे। तो माशाल्लाह सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं शुक्र कर रही थी कि यार चलो शुक्र है कि मेरी जो क्लीनिंग्स है ना वो पहले ही कंप्लीट हो गई हैं इन लोगों के आने से। और मैं शुक्र कर रही थी कि मैंने ब्लैंकेट्स भी वॉश कर दिए थे, मेरे दोनों ब्लैंकेट्स धुल चुके हैं। तो अब मेहमान आएंगे तो साफ़ साफ़ बिस्तरे होंगे, ब्लैंकेट भी धुले हुए होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मैं फिर ये रूम्स वगैरह सेट कर रही थी। माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो फिर मुझे उनको सुलाने के लिए रूम का भी सोचना था कि किस रूम में किसको सुलाऊंगी, बिस्तर कौन से रखने हैं। ऊपर से तो कोई उतारने नहीं है बिस्तर, और कोई पिलोज़ वगैरह तो नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आज सोचनी थी और मैनेज करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चियों के रूम में मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी थी। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, प्लेन बेडशीट ना, बड़ी एस्थेटिक सी और बड़ी हाई फाई सी लुक इसकी आती है। तो बस ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी थी। और इसका जो ब्लैंकेट है वो मैंने वॉश किया था। देखें कितना निखरा निखरा लग रहा है। शायद मोबाइल में इतना नहीं लग रहा, लेकिन रियल देखने में इतना निखरा निखरा लग रहा है ना कि सेटिस्फेक्शन होती है इसको देखकर। तो बस यहाँ पर मैं इसके साथ मैच करता हुआ ब्लैंकेट बिछा दूँगी, लेकिन मुझे जावियार ने बिछाने नहीं दिया। तो उसको ये था कि बेड बनाया तो अब मैं फ़ौरन लेट जाऊँ। तो फिर मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, मैं बाद में इसको ठीक कर लूँगी। और ये जो क्विल्ट कवर है ये भी मैंने आके देखा, ये काफ़ी मैला हुआ हुआ था। धोना मैंने इसको तभी था जब सर्दियाँ ख़त्म होनी थी, हमने बिस्तर समेटने थे, लेकिन ये इतना मैला हुआ हुआ था ना, मुझे कुछ हो रहा था। और ये जो ओसीडी है ना काम करने की और हर चीज़ परफेक्ट होने की, हर चीज़ साफ़ सुथरी होने की, ये समटाइम्स ना मुझे बड़ा ही परेशान करती है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को सवार कर लेती हूँ। और मेरी अम्मी भी मुझे अक्सर कहती हैं, बल्कि सुबह ही वो कह रही थी, तुम ना किए हुए काम पे काम करती हो, मतलब काम अच्छा सा किया होता है फिर भी तुम्हें पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और जब मैं अनमैरिड थी, मैं घर में सफाई करती थी, संडे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती थी संडे के संडे, और फ़र्श वगैरह धोना होता था, डस्टिंग करनी होती थी और ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करने होते थे। तो मैं सफाई तो बड़े शौक़ से म्यूज़िक लगा के, तब मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुना करती थी, म्यूज़िक लगाकर तो मैं ना सारे काम किया करती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था। और फिर मैं क्या करती थी, जब पूरे घर की सफाई हो जाती थी ना, तो फिर सबको डांटती थी, गंदे पाँव नहीं ऊपर लेके आने, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बेडशीट को क्यों ख़राब किया है। तो मेरी अम्मी कहती थी, हाँ हाँ आज लाला ने सफाई की है, तो ए कहती है कि सारे लोग अपने सिर उत्ते
पैर रख लें कि मतलब कोई भी फ्लोर को टच ही ना करे। तो इस तरह मेरी अम्मी मुझे छेड़ा करती थी और वाक़ई में ऐसे ही करती थी। इतनी सख्ती करती थी ना जिस दिन मैं सफाई करती थी। अब कभी-कभी हस्बैंड और बच्चों पे भी करती हूँ सख्ती। वो मेरा जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक चेंज हो गई हूँ। अब मैंने अपने आप को समझा लिया कि यार बच्चों ने भी खेलना है और उन्होंने अपना भी टाइम स्पेंड करना है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना इस बारे में वो हूँ, मैं गुज़रती जा रही हूँ, अगर मेरी नज़र पड़ी है फ्लोर पे चप्पलें बिखरी हुई हैं, वो मैंने समेट के गुज़रना है, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी बिज़ी हूँ, जितनी मर्ज़ी थकी हुई हूँ, कोई ज़रूरी काम मेरा रह रहा है, लेकिन मैंने जो है ना उस हर चीज़ को तरतीब लगा के ही वहाँ से उठना है। इवन जब मेरे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे तो मैं पहले कमरे की सफाई किया करती थी। लाइक अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंजमेंट वगैरह ख़राब है तो मैं पहले उसको ठीक किया करती थी, फिर बैठ के पढ़ा करती थी। मुझे इतनी उलझन होती थी कि कमरा बिखरा नहीं होना चाहिए, और मैंने कभी अपना बैग, अपनी इवन पेंसिल केस तक नहीं मैं अपना कभी बिखेरा हुआ रहने देती थी। यहाँ ट्रैश उसके अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ फ़िज़ूल चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसी तरह मेरा बैग या मेरी बुक्स हुआ करती थी, मैं उनको बिल्कुल साइज़ वाइज़ अरेंज किया करती थी और बड़े अच्छे तरीके से रखती थी। तो ये शुरू से ये चीज़ें पता नहीं क्यों, मेरी अम्मी तो ऑर्गेनाइज्ड हैं काफ़ी, लेकिन पता नहीं मुझ में ज़्यादा ही फिर ये चीज़ डेवलप हो गई और आहिस्ता 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 कुछ ज़्यादा ही। इवन मेरे हस्बैंड भी सम टाइम कह देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सर पे सवार कर लेती हैं, या बहुत ज़्यादा अपना साफ़ ही तो लग रहा है घर। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मुझे मेरी आंखों से देखें ना, मुझे नहीं साफ़ लग रहा। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो सम टाइम्स अपनी इस आदत से ना बड़ी इरिटेट हो जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि यार इस टाइम पे मैं रिलैक्स भी तो हो सकती हूँ ना, मैं रेस्ट भी तो कर सकती हूँ ना। तो जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो, तो मैं एक्टिव फ़ील करूँ, तो मैं फ़ौरन काम पे लग जाती हूँ। तो समटाइम्स मुझे रश्क आ रहा होता है उन लोगों पे कि जो फ़ील नहीं करते, या जो मज़े से बस अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। आप यकीन करें आप लोग कि मुझे मेरा ख़्याल है 2 से 3 हफ़्ते हो गए हैं, मैंने कोई ड्रामा, कोई प्ले, कोई किसी का व्लॉग कुछ भी नहीं देखा। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ और इतनी ज़्यादा फँसी पड़ी हूँ कामों में। तो ख़ैर, लेकिन ये कि रमज़ान आ जाएगा तो रूटीन में चीज़ें हो जाएँगी। मैं रोज़े के साथ बिल्कुल भी काम शाम कोई नहीं करती, मेरी हिम्मत नहीं होती, या तो मैं रोज़ा रख लूँ या काम कर लूँ। तो ख़ैर, साथ-साथ आपने देखा होगा कि रूम की अच्छे से क्लीनिंग भी हो रही है। बच्चों के रूम की हो गई थी, और यहाँ पर मैंने नई-नई बेडशीट्स बिछाई हैं, मेहमानों ने आना है। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, वाह! नई बेडशीट बिछाई हुई है। तो मुझे कहते कि ये कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब फैंसी-फैंसी सी लग रही है। तो मैंने कहा यार, जब अब्बू लोगों के लिए नहीं बिछानी तो और फिर किसके लिए बिछानी है। तो सब लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं, तो हम लोग ना मैं बिछाऊंगी सारी नई बेडशीट्स। और इतना मुझे शौक था इन बेडशीट्स का कि कोई गेस्ट आए सही और मैं ये बेडशीट्स बिछाऊँ। ये मैं टाटा मार्केट से लेके आई थी, आपको याद होगा मैंने शेयर भी किया था टाटा मार्केट का विज़िट फैसलाबाद जब मैं गई थी। तो आज ये टाइम आ गया था कि मैंने ये न्यू बेडशीट्स जो है ना बिछानी है। नीचे वाले बेड के लिए सॉरी मैं लेके आई थी ग्रे वाली, और ऊपर वाले के लिए ब्लू, क्योंकि ऊपर वाले रूम की थीम है वाइट एंड ब्लू और नीचे की ग्रे है। तो इस वजह से मैं फिर इसी तरह मैच करके लेके आई थी। खैर, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, इसमें थोड़ा-सा गोल्डन टच आ रहा है, जो कि मेरे रूम और मेरी पूरे घर की जिसे कहते हैं थीम के हिसाब से हमारे घर में गोल्डन कलर कहीं पे भी नहीं है। हम मैट कलर, मतलब ब्लैक, ग्रे, वाइट, इस तरह के कलर्स जो हैं हमारे घर की थीम है। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, इतना सा होता है क्योंकि आपको हर चीज़ अपने पूरे टेस्ट के हिसाब से समटाइम्स नहीं मिलती। अब मैंने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ कर लूँ, शीशे वगैरह काफ़ी गंदे हुए हुए थे। अच्छा, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, मैं कारफोर से लेके आई थी ग्लास क्लीनर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ग्लिंट वालों का अच्छा है, उससे शीशे बहुत अच्छे साफ़ होते हैं, लेकिन ये जो कारफोर का अपना है ना, इससे बिल्कुल भी अच्छे साफ़ नहीं होते। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, कोई भी ना ये ले। तो अब खैर मैं तो ले चुकी हूँ तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी। हाँ, मैं खुद भी अपना ग्लास क्लीनर बना लेती हूँ। जैसे पानी और सिरके को आपने हाफ़ क्वांटिटी में मिक्स करना है, तो आपका बड़ा ज़बरदस्त ग्लास क्लीनर बन जाता है। लेकिन ये मेरे पास पहले से बॉटल पड़ी हुई थी, मैंने अपना भी बना के रखा हुआ है एक बॉटल में। तो इस वजह से मैं फिर इसको कंज़्यूम अब कर रही हूँ कि करना तो है, लेके आई हुई हूँ। खैर, अभी ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करूँगी। ये बास्केट इतनी गंदी हो जाती है ना, इसमें डस्ट वगैरह पड़ती रहती है, लेकिन ये कि कन्वीनियंट रहता है इस पे डेली बेसिस पे डस्टिंग करना। तो इसमें मैंने चीज़ें सारी रखी होती हैं,
और अभी मैंने इसको जो बास्केट है उसको वॉश कर दूँगी और फिर मैं इसमें दोबारा चीज़ें जो रूटीन की होती हैं मैंने वही बस रखी होती हैं वो रख दूँगी वापस। और ये ना मेरे ड्रेसिंग टेबल पे ज़ैनब अक्सर खेलती है मेकअप वगैरह के साथ, तो अक्सर ये ना नेल पॉलिश लगा देती है, कभी ये मेकअप लगा देती है। ये और इज़ा बड़े शौक से मेकअप कर रहे होते हैं, तो मैं फिर जब क्लीनिंग करनी होती है ना टाइम लगा कर, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरह की जो वाइप्स होती हैं ना जिस पे नेल रिमूवर लगा होता है, उससे साफ़ कर लेती हूँ। बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। देखिए 2 मिनट लगे हैं, कोई टाइम नहीं मुझे लगा, साफ़ हो गया। और इसके अलावा समटाइम्स नेल पॉलिश वगैरह भी लगा देती है। अभी ये नेल पॉलिश ही लगी हुई थी जो मैं रगड़ रही थी, तो इससे ये कि साफ़ हो जाता है कहीं पे भी फर्नीचर पे अगर लगा हो। लेकिन टाइम इसमें समटाइम्स लग जाता है। अगर नेल पॉलिश लग जाए ना किसी भी फर्नीचर पे और ज़्यादा देर तक स्टे उस पे कर जाए या ज़्यादा थिक सी बच्चों ने लगाई हो, फिर उतारनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ज़ैनब ने अपने रूम में अक्सर ये ड्रेसिंग टेबल पे मेकअप कर रही होती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ गिरा देती है। वो फिर जब मैं जाऊँ तो मुझे नज़र आ रहा होता है और ये देखिए कितना गंदा, हालांकि पहले मैंने डस्टिंग कर चुकी हुई हूँ। इसके अलावा अगर आपने वैसे भी अपना फर्नीचर साफ़ करना है तो भी आप इस तरह आप थिनर मिला के किसी चीज़ में, पानी में और थोड़ा बहुत कोई लिक्विड वगैरह, तो भी साफ़ कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा साफ़ होता है। खैर आप ये देखें ज़रा, लिविंग एरिया की सिचुएशन इतना गंदा हो रहा था बच्चों ने, ये कारपेट लेके तो मैंने दुनिया की गलती कर दी है सबसे बड़ी। वाइट एंड ब्लैक कभी कोई कारपेट ना ले, ये इतनी जल्दी मैला नज़र आना शुरू हो जाता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर। खैर ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं मैंने रखे हुए थे इज़ा और ज़ावियार के कि मैं प्रेस करूँगी, और यहाँ पर भी ढेर लगा हुआ है। इन कपड़ों को भी समेटना है आज लाजमी तौर पर, क्योंकि अब मेरे इन लॉज आ जाएंगे तो फिर यहाँ मैं पर कुछ चाहती हूँ कि कपड़े ये मैंने टोकरियाँ जो है शोकरियाँ यहाँ वो से खाली वॉश हो करके जाएँ, रखे प्रॉपर हुए हैं, प्लेसेस तो पे यहाँ सारे पर कपड़े चले ये जाएँ, क्योंकि कुछ कपड़े बारिशें हो प्रेस रही भी हैं कर दूँ। और और जब से ताकि मैंने बच्चों येलो के वाला कपड़े ना ब्लैंकेट मुश्किल ना वॉश मुझे किया है ना, हो, तब से तो वो बारिशें हो इंशाल्लाह रही ताला हैं करूँगी और वो कपड़े सूखने का प्रेस। नाम ही नहीं ले रहा। और खैर बाकी भी यहाँ कपड़े पर जो मैंने है वो कपड़े सारे वगैरह फैला दिए थे ये मेरा धोकर, जो जो लॉट मैंने लोड डाला था मैंने मशीन में वो धुल गया था, मॉर्निंग तो में मैंने मशीन ग्रिल में पे डाला ही था और वो धुल उसको गया हैंग कर था, दिया था तो मैंने ताकि फैला दिया यहाँ था और पे दूसरा लोड एटलीस्ट डाल दिया था। खुश्क रहेगा। अब मैं आ गई बाहर हूँ तो यहाँ नमी पे है और टॉयज़ इनके बारिश है, कलेक्ट तो करने। यहाँ यहाँ पर पर मैं मैंने आ गई थी। अब मैं डस्टिंग थोड़ी बहुत रह हमेशा गई ज़ैना थी, फ़ातिमा के डस्टिंग टॉयज़ करनी जो है है ना, और ये फिर मैं सेपरेट कर बाहर जो करके है रखती वो हूँ। समेटूंगी ब्लॉक्स मैंने सारा। अलग रखे होते हैं, डॉल अपना हाउस की जो चीज़ें अलग रखी लिविंग होती हैं, एरिया कुकिंग में की बच्चों के अलग टॉयज़ रखी वगैरह होती भी हैं, खेले हुए हैं, डॉक्टर उसको मेकअप समेटूंगी। जितने भी पहले इनके मैंने सोचा प्रिटेंड कि टॉयज़ ड्रेसिंग हैं ना, टेबल जो है वो उसको तो क्लीन प्रिट कर एंड लूँ। प्ले के, तो वो मैं अलग अलग करके मैंने अलग अलग बॉक्सेस में रखे हुए हैं या बैग्स में रखे हुए हैं। तो ये क्या करती हैं, सारे मिक्स कर देती हैं। इवन स्टेशनरी भी इसके अंदर पड़ी होती है। इसके अलावा इनकी जो बोज़ हैं, इन्होंने अपनी डोल को लगाई होती हैं, अपनी हेयर बोज़, तो वो मुझे सम टाइम बो ऑर्गेनाइज़र में नज़र नहीं आ रही होती, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि टॉयज़ में होंगी। आज भी मैंने टॉयज़ जब सारे अरेंज किए हैं तो मुझे 3-4 बोज़ नज़र आई हैं। इसमें से पेंसिल्स और शार्पनर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ नज़र आया, तो वो सारा कुछ मैं एक साइड पे रखती जाती हूँ। ये जो बास्केट आपको नज़र आ रही है बड़ी वाली, वाइट एंड ग्रे, इसमें ज़ावियार के टॉयज़ होते हैं। ज़ावियार टाइप के जितने भी बच्चे हैं ना उससे रिलेटेड टॉयज़ इसके अंदर होते हैं, जस्ट लाइक बॉल्स हैं, कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं, और इसके अलावा गाड़ियाँ हैं। तो इस तरह की चीज़ें ज़ावियार की यहाँ पे होती हैं। बाकी अब मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ टॉयज़ ना मैं ऊपर वाले कैबिनेट्स में रख दूँ और बच्चों को बिल्कुल ना बताऊँ कि ये ऊपर वाले कैबिनेट्स में पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ ये टॉयज़ को अरेंज कर करके। और मैं इनको हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा एक शॉपर निकाला करें, उसके साथ खेला करें, जब आप उससे बोर हो जाएं उसको रख के समेट कर और फिर दूसरा बैग निकाल लिया करें कोई और टॉयज़ का। लेकिन ये कभी भी इस तरह नहीं करती, और स्पेशली अच्छा घर में अकेली हो ना फिर ऐसे करती हैं। जब कभी कोई गेस्ट आ जाए ना फिर तो ये बहुत काम ख़राब करती हैं। फिर इनका ये होता है कि हमने सारे टॉयज़ जो है ना सारे ही निकाल लेने। जब बच्चे मिले होते हैं तो आपको पता है फिर इस तरह करते हैं। खैर वो जगह मैंने समेटी। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी, मेरा कुछ कबर्ड भी थोड़ी इसकी अरेंजमेंट भी ख़राब हुई हुई थी। मैंने बताया ना पिछले कुछ दिन इतने बिजी गुजरे कि मैं कुछ भी ऊपर का नहीं कर पाई, और ऊपर अफरा तफरी मची हुई है हर जगह पे। तो बस आज इनको भी मैंने सेट करना है, और ये कि रमज़ान से पहले पहले कर लूँगी तो रमज़ान में फिर मेरा ये काम नहीं रह जाएगा। तो कुछ कपड़े मैंने जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखने हैं। ये बैग मैं एक दफ़ा गई थी वहाँ पर सदर, तो वहाँ पर एक बाबा जी थे, वो सेल कर रहे थे, काफ़ी अच्छे मुझे लगे थे बैग। इनकी ज़िप भी ठीक थी, थोड़े मज़बूत भी लग रहे थे, तो मैं ये ले आई थी 4-5 इकट्ठे करके। तो इस पे मैं रखूँगी जी कपड़े। और अब मैं कबर्ड से निकालने लगी हूँ अपने वो वाले सारे कपड़े, जैसे ट्राउज़र शर्ट्स हैं। अब जब से आ गए हैं हुसैन भाई तो मैं ट्राउज़र शर्ट घर में पहनना अवॉइड कर रही हूँ। तो मैं ये सारे, वैसे भी गर्म है, अब मौसम भी आगे आगे चेंज हो जाना है, तो मैं जो है मोटे वाले ट्राउज़र शर्ट्स अपने सारे उस बैग में डाल के रख लूँगी। अपने सारे मोटे स्टॉलर्स जो है वो बैग में डाल के रख लूँगी। सिर्फ़ 1-2 जर्सी अपने पास रखूँगी, क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा है आगे बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं, तो जर्सी अपने पास रखूँगी। इसके अलावा जो मेरे लिनन के और खद्दर टाइप के सूट हैं ना,
मैं बस वो रखूँगी। और अभी अब्बू लोगों ने भी आना है, तो फिर उनकी मौजूदगी में भी यही वाले कपड़े जो है ना वो मेरे चलेंगे। अगर कोई आउटिंग वगैरह प्लान हुई तो उसमें फिर मैं देख लूँगी मैंने क्या पहनना है। ख़ैर, तो यहाँ पर मैं ये सारे कपड़े अपने ना जो मुझे नहीं चाहिए थे अभी फ़िलहाल, मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले पहले मैं ये सारे कबर्ड में ऊपर पहुँचा दूँ, ताकि इनका एक तो ज़्यादा मैस भी नज़र नहीं आए, दूसरा ये कि कबर्ड भी थोड़ी सी हल्की हो जाए, क्योंकि बहुत भरी हुई है कबर्ड और मुझे बहुत देख देख के ना कोफ्त होती है। तो बस यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें करी थी। तो बैग मैंने भर लिया था, इसमें जितने भी कपड़े मुझे नहीं चाहिए थे ना वो सारे मैंने रख दिए थे। अब ये ऊपर पहुँच जाएंगे तो ज़रा सुकून आ जाएगा। और अब मैं गठरियाँ जो है ना वो लास्ट टाइम मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आपने गठरियों में कपड़े बांधे हुए हैं, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे बैग्स भी मंगवा के देखे हैं, फिर भी वो टूट जाते हैं, उनकी जिप्स टूट जाती हैं। इस वजह से मैं सोचती हूँ पैसे ज़ाया ना करूँ, तो ऐसे ही कपड़े बांध के रख दूँ। लेकिन ये बैग मुझे कंपैरेटिवली थोड़े बेटर लगे, तो मैंने सोचा कि चलें इसको मंगवा, अब ये ले लेती हूँ, उसमें डाल लूँगी कपड़े। अब देखते हैं ये कितनी देर तक चलते हैं। खैर, जितनी देर में मैं कपड़े वगैरह समेट रही थी ना, मैंने हुसैन भाई से कहा था कि ऊपर की भी विंडो साफ़ कर दें, क्योंकि नीचे की हमने विंडो तो साफ़ कर ली थी रमज़ान के लिए। अब ऊपर की भी विंडो हम साफ़ कर लेंगे। जाले शाले हुसैन भाई ने उतार दिए थे, तो मैं जब तक वो काम निपटा रही थी, बेडिंग्स चेंज कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, तो हुसैन भाई यहाँ पर ये वाला काम कर रहे थे। तो आज ये कि हुसैन भाई घर पे थे, हस्बैंड नहीं उनको लेके गए, खुद भी हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने फिर सोचा कि चले आज मैं ना इनसे ये वाला काम करवा लेती हूँ। वैसे भी कल गेस्ट ने आना है, तो फिर मुझे जो है ना वो घर नीट एंड क्लीन चाहिए ज़बरदस्त सा। ये हस्बैंड के कपड़े भी मैंने सारे सेट करके रख लिए हैं। ये सारी फॉर्मल शर्ट हैं, और इस तरफ जो हैं उनकी सारी टी शर्ट्स वगैरह हैं, और ये सारी पैंट्स हैं। अब इनको भी जैसे जैसे मेरा टाइम लगता रहेगा प्रेस करके रखती रहूँगी। एक दफ़ा प्रेस कर लूँ तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तो बस इनके कपड़े भी मैंने कुछ काफ़ी हद तक प्रेस भी हैं, तो वो मैंने निकाल के रखे, एक साइड पे प्रेस करके रखे हुए हैं, और एक साइड पे ये वाले जो है ना, अब जैसे जैसे अब गेस्ट जाएंगे तो ही मैं जो है ना आयनिंग वगैरह कर सकूँगी। तो खैर, यहाँ पर मैं बाकी जो भी मेरी चीज़ें समेटने वाली रह गई थी वो मैंने समेटी, और उसके बाद मैं चली गई नीचे। तो अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी मटन दालीम। बहुत रिक्वेस्ट आई थी जब मैंने अपनी ग्रोसरी जो है शेयर की थी, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि अपने दालीम की रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो आपने शान का हलीम लेना है और शाही हलीम मिक्स लेना है। इसके साथ आती है साबित दालें इस तरह की, और एक होता है इंस्टेंट हलीम, वो पाउडर होता है, वो नहीं आपने लेना। अच्छा, ये मुझे ना गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा लगी, तो मैंने इसमें अपने घर से ना चने की, मूंग की, मसूर की और माश की दाल थोड़ी थोड़ी ना इसके अंदर डाल के तो भिगो के रख लिया था। मुझे ये पैकेट में ना कम लग रही थी दाल, और गोश्त मेरे पास ज़्यादा था। और साथ में मैंने प्याज काट लिया है, 2 प्याज मैंने लिए हैं, और लहसुन अदरक की 2-2 मैंने क्यूब्स ले लिए हैं, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में है हमारा गोश्त भी। और मटन जो है ना, हस्बैंड को मैंने कहा था बड़े-बड़े पीसेस लेके आएँ, क्योंकि मुझे इसके रेशे चाहिए। और साथ में मैं शान का ये मसाला इसके साथ ही मिलता है, ठीक है, वो डालूँगी, और थोड़े से घर से भी स्पाइसेस डालूँगी, क्योंकि गोश्त भी ज़्यादा है और दालें भी मैंने घर से अपनी ऐड की थी, तो इसलिए उसकी वजह से मैं अपना नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला थोड़ा सा घर से भी डालूँगी। अब ये मैंने डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ था सुबह से, लेकिन अभी भी जमा हुआ है, क्योंकि पीसेस जो हैं बड़े बड़े हैं। तो खैर, अब मैं इसको डालूँगी वॉश करके, और इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन तरीका जो है ना आपने फॉलो करना है, आपका भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा दालीम बनेगा। तो बस अब मैं इसको वॉश करती हूँ और फिर प्रेशर कुकर में डालूँगी। गोश्त मैंने वॉश करके पानी डाल के प्रेशर कुकर में रख लिया था। उसके बाद हमने प्याज, लहसुन और अदरक डालना है। इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डलता, दही बिल्कुल नहीं डलता। और साथ में ये जो हमारा मसाला मिक्स है ना, जो शाही हलीम के पैकेट में दालों का पैकेट भी होता है और मसाले का पैकेट भी होता है, वो आपने पूरा भर कर इसमें डाल देना है, ठीक है। क्वांटिटी वगैरह मेंशन होती है डिब्बे के पीछे, कि मतलब आपने आधा किलो चिकन लेना है या किलो चिकन की रेसिपी है, तो उस हिसाब से फिर आप देख लीजिएगा। बाकी ये कि घर के मसाले भी डल सकते हैं। तो अब बस मैं मिक्स करके इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। गोश्त क्योंकि बड़े बड़े पीसेस हैं, और आपको दालीम में चाहिए होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा और अच्छा सा रेशेदार गोश्त। तो इसमें मैं 20 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी। वैसे हम 12 मिनट लगाते हैं मटन को, लेकिन अभी हम तकरीबन पूरा 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे अपने मटन को, और यहाँ तक कि ये अच्छे से इसका पानी भी ड्राई हो जाए और मटन जो है ना सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें, इसका पानी भी ड्राई हो गया था, और मटन मैंने तोड़ के देखा है बिल्कुल आसानी से टूट रहा है। तो इस वजह से अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल।
कुकिंग ऑयल डाल के, क्योंकि हमने पहले नहीं डाला था कुकिंग ऑयल डाल के हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसका मसाला सा बना लेंगे, ठीक है। ये मसाले वाला गोश्त बन जाएगा। उसके बाद हमने करना है इसको ठंडा और फिर इसके रेशे रेशे हम अलग करेंगे। अभी तक दालें मैंने ऊपर नहीं चढ़ाई। वो क्यों नहीं चढ़ाई? अगर तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और गैस बड़ी वाफर मकदार में मिल रही है, तो आप साथ में किसी पतीले में दालें भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि सिलेंडर पे काम करना है और मैं क्विक बनाने की कोशिश करती हूँ, तो इस वजह से मैं फिर इसी प्रेशर कुकर में जो है मेरी दालें हैं ना उनको भी बनाऊँगी। जब मेरा ये देखें, अब मैंने भुनाई कर ली और इसको अब मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी किसी दूसरी देगची में और इसको ठंडा करके जो मटन है ना उसका मैं रेशे कर लूँगी। और उसके बाद इसी प्रेशर कुकर में, कोई धोने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप दालें डालें, पानी डालें, इसके अंदर आप नमक डाल सकते हैं क्योंकि नमक इसके अंदर कम होता है, आपको डालना पड़ता है। 1 चम्मच नमक डाल लें और हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, उससे दालों का कलर बड़ा खूबसूरत सा, आपके दालीम का कलर बहुत अच्छा आएगा। या आप फूड कलर भी डाल सकते हैं अगर आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा दालीम चाहिए। और ऑयल डालेंगे हम इसलिए क्योंकि ऑयल से ये है कि बहुत ज़्यादा, वरना ये जब प्रेशर कुक हम इसको करते हैं ना दालों को पानी के साथ, तो वो उबल के बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऑयल डालेंगे ना तो फिर वो ऊपर से निकलेंगी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब भी दालीम बनाएं, आपने चूल्हा बंद किया तो सीटी ऊपर से रिमूव ना कीजिएगा। आप उसको ठंडा बिल्कुल होने दीजिएगा, सीटी को बिल्कुल नॉर्मल होने दीजिएगा, फिर उतारिएगा, वरना पूरे किचन में आपके ना छींटे से जो दाल के हैं ना वो फैल जाएंगे। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। दाल हमारी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गल गई है। अब हमने क्या करना है, इसको आप अगर हैंड बीटर है उसके साथ ब्लेंड कर लें, वो नहीं है तो आप कोई भी जो आपका ब्लेंडर होता है, जूसर ब्लेंडर, उसके अंदर आप दालें डालें और उसको ब्लेंड कर लें। मेक श्योर आपकी दालें ठंडी होनी चाहिए। गरम गरम डालेंगे तो आपका जो जूसर ब्लेंडर है ना, अगर प्लास्टिक का हुआ तो वो टूट सकता है, वो क्रैक हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दालों को थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा, फिर उसको ब्लेंड कीजिएगा। मैंने ब्लेंड ही किया है, मेरा भी हैंड जो ब्लेंडर है ना वो ख़राब हुआ है। और फिर हमने क्या करना है, जब दालें ब्लेंड हो जाएंगी फिर हमने जो रेशे किए हुआ वाला गोश्त है ना उसको इसके अंदर डाल देना है। आप कभी भी दालों और गोश्त को इकट्ठे ब्लेंड ना कीजिएगा, वरना आपके इस तरह के रेशे नज़र नहीं आएंगे, चाहे आप चिकन का बना रहे हैं, चाहे आप बीफ का बना रहे हैं, चाहे आप मटन का बना रहे हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हर इंसान की डिफरेंट होती हैं और जिसकी वजह से उसके खाने का जायका जो है ना वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। ये एक थोड़ा थोड़ा सा पीस मुझसे रह गया था, अब इसको भी मैं थोड़ा सा चम्मच से ही थोड़ा मैश कर लूँगी। तो ये रेशेदार देखें आपके सामने कितना ज़बरदस्त रेशेदार बना है। और तड़के की बात की जाए तो मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्याज का तड़का लगाती हूँ, अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मेरा जो दालीम है ना, दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था, पक रहा है ये आधा घंटा तकरीबन पकेगा। और इसमें जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं और आपको रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हासिल हो जाए तो फिर इसका मतलब आपका दालीम बन गया है। और उसको फिर आपने तड़का लगा लेना है। प्याज का सिर्फ तड़का लगाऊंगी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूंगी, और अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च है मोटी वाली गोल वाली तो वो भी डाल सकते हैं, उसका तड़का भी अच्छा बनता है। दालीम हमारा तैयार हो गया है। मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी नहीं है वैसे, शान वालों की है, लेकिन तरीका और समझाने का तरीका हर किसी का डिफरेंट होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको ये फ़ाइनल इसकी लुक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्पून से भी कि कैसे इसके रेशे बन रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार, और मैं कहती हूँ बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बना है क्योंकि ये हमने घर में बनाया है, हमें पता है हमने कितना गोश्त डाला है, हमने कितने अच्छे तरीके से इसको पकाया। तो ये देखें कुछ इस तरह की इसकी रेशेदार। और जब भी गोश्त लें, आपने मटन का बनाना है, चिकन का बनाना है या बीफ का बनाना है, बड़े बड़े पीसेस अपने बुचर से लीजिएगा, उससे ये कि इस तरह के रेशे बनेंगे, छोटे पीसेस से नहीं बनेंगे। तो खैर अब यहाँ पर फाइनली डे के एंड में मैं आ गई थी। दालीम भी मैंने बना लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर अब कुछ कपड़े के ज़ावियार के प्रेस करने हैं क्योंकि कल आ रहे हैं मेरे इन लॉज, तो सब लोग होंगे। और आपको पता है कि छोटे बच्चे कपड़े बहुत गंदे करते हैं। ज़ावियार के पूरे दिन के 3 सूट लाजमी होते हैं, 3 सूट ऊपर वाले उसके होते हैं और नीचे भी उसने शर्ट्स वगैरह पहनी होती हैं, सॉक्स पहनी होती हैं, तो वो चीज़ें भी जमा हो जाती हैं। तो डेली बेसिस पे 3-3 दफ़ा इसके, क्योंकि दाव लगा के ये पानी की तरफ चला जाता है और कपड़े सारे गीले कर लेता है। तो मैंने फिर सारे कपड़े इसके प्रेस करने थे
ताकि गेस्ट की मौजूदगी में फिर मुझे टेंशन नहीं हो, मैं कपड़े निकालूँ और इसको पहना दूँ। बार-बार तो कपड़े गीले कर लेता है। तो मैं अपने बच्चों को कभी भी अनप्रेस कपड़े नहीं पहनाती, हमेशा घर में पहनने वाले भी प्रेस करती हूँ, इवन स्लीपिंग सूट भी प्रेस करती हूँ। तो बस ये सारे कपड़े मैं प्रेस करके रख लूँगी और मुझे थोड़ी सहूलत हो जाएगी, और ईज़ा के भी कर लूँगी क्योंकि ईज़ा भी छोटी है, वो भी समटाइम्स गंदे कर लेती है, गीले कर लेती है। तो या दिस इज़ इट, आज का व्लॉग यही था। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आपको पूरे घर की मैं सेटिंग दिखाऊंगी कि मैंने अपने इन लॉस के लिए कैसी सेटिंग की, क्या क्या खाने बनाए। तो इंशाल्लाह ताला कल का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।